हेलो माय डियर नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर, और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो आप सॉल्व कर रहे हैं उसके सेकंड वाली जो हमारी क्वेश्चन सीरीज थी उसके लिए सोल्यूशन यानी कि एक्सप्लेनेशन एंड आंसर्स। अगर आपने सेकंड डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया था, आपसे सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम अच्छे से कॉन्फिडेंटली पढ़ाई कर रहे हैं, सारे हमारे कंसेप्ट क्लियर हैं। कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं तो यू नीड टू गेट इट राइट। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो यू कैन गो एंड वॉच दी एक्सप्लेनेशन। अब मैं आपको आगे जो एक्सप्लेनेशन बताने वाली हूं वही एक्सप्लेनेशंस। तो इस सेकंड डीपीपी में हम क्या पढ़ने वाले हैं, किससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे, हमारे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जहां पर हमने 7 मेजर टैक्सॉन्स पढ़े थे, टैक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ी थी, ऑब्लिगेट कैटेगरी क्या होता है, इंटरमीडिएट कैटेगरी क्या होती है, इन सब चीजों पर हमने बात की थी। आइए आज इस सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम करते हैं सॉल्व और देखते हैं कि कितने आंसर्स हमसे बने और कितने नहीं बने ऑन दी ऑनेस्ट नोट। लेकिन मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊं इससे पहले मैं आपको बता देती हूं, क्योंकि हर बार एक ना एक स्टूडेंट इस बारे में जरूर पूछता है, तो आप अपडेटेड रहें, उससे आपको बार बार जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ना आए, आप समझ जाएं चीज़ों को। तो फर्स्ट थिंग दैट यू विल गेट, आपकी तैयारी के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको मिलेगी वो क्या है, इट इज़ द टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन। जैसे अभी हमने प्रीवियस अपने चैप्टर के लिए हर एक टॉपिक को डिटेल वे में पढ़ा, वैसे ही हर चैप्टर के लिए टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन होगा। उसके बाद जो कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको मिल रहे हैं, जिसका PDF मिलता है आपको, आप लिंक से डाउनलोड करते हो और फिर उसे सॉल्व करते हो, अपने वर्चुअल ग्रुप में डिस्कस करते हो। उसके आंसर्स भी आपको मिलेंगे, जैसे कि हम आज उसका सोल्यूशन करने वाले हैं। चैप्टर वाइज MCQs मिलेंगे हर एक चैप्टर के लिए, लिस्ट ऑफ नेम ऑफ साइंटिस्ट, ईयर, हर चैप्टर से रिलेटेड उसमें दिए गए साइंटिस्ट, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस एज वेल एज उनके रिलेटेड टू ईयर्स। तो ये सारी चीज़ें लिस्ट आपको अलग से मिलेंगी, क्योंकि क्वेश्चन में साइंटिस्ट वगैरह का नाम जो है वो बहुत पूछा जाता है, तो हम हर एक को कवर करते चलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियोस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्रैक्टिस पर्पस से, वो। उसके बाद हम करते हैं डाउट सॉल्विंग सेशन, फिर हम ले जाते हैं वीकली टेस्ट पेपर। वीकली टेस्ट पेपर हर चैप्टर के लिए गाइडेंस होता है कि कैसे पेपर को सॉल्व करना है, कैसे प्लानिंग करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे मोटिवेटेड रहेंगे टू क्रैक द एग्जाम। और उसके बाद चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन, हर चैप्टर जो हम कंप्लीट करेंगे उसका वन शॉट रिविजन, एज वेल एज फॉलोड बाय ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, अगेन विच यू कॉल इट एज मॉक टेस्ट या फिर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जो होती है जो आपको आपका टाइम मैनेजमेंट, आपके स्किल्स स्ट्रॉन्ग करती है। तो ये सारी चीजें हम करने वाले हैं नीट की तैयारी में। अब आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे डीपीपी में सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है सिलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। मैंगो का करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम पूछा गया है, विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय सर कार्लेस लिनस, और इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था सर कार्लेस लिनस ने। तो जब भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जब भी हम इस क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जहां पर साइंटिफिक नेम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? साइंटिफिक नेम की, साइंटिफिक नेम की। और साइंटिफिक नेम किसका पूछा गया है? मैंगो का। मैंगो का साइंटिफिक नेम पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2019 में नीट में पूछा गया था। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिसेंटली ये पूछा गया था। तो जब हम साइंटिफिक नेम बोलते हैं मैंगो का, तो इट कंटेन्स 2 स्पेसिफिक टैक्सॉन। एक तो होता है जीनस, दूसरा होता है स्पीशीज। एक तो होता है जीनस और दूसरा होता है स्पीशीज। इन दोनों को हम मेंशन करते हैं। तो मैंगो के लिए जीनस होता है मैंगनीफेरा, मैंगनीफेरा, और स्पीशीज होती है इंडिका। एंड व्हेन आई राइट इट, आई अंडरलाइन इट सेपरेटली, ओके। फॉलोड बाय, क्योंकि पहली बार सर कार्लेस लिनस ने दिया था, तो साइंटिस्ट का जो नेम होता है वो एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा गया होता है। तो एब्रीविएटेड फॉर्म के लिए मैं लिख देती हूं लिन, ठीक। तो ये हमारा नाम बन गया मैंगो का, दैट इज मैंगनीफेरा इंडिका, जो कि हमारा आंसर है, मैंगनीफेरा इंडिका लिन।
ध्यान क्या रखना है, जब हम लिखेंगे, जब आप इसको लिखते हो तो स्टार्ट करते हो जीनस का नाम कैपिटल लेटर से और एंड कर देते हो, एंड करने के बाद स्पीशीज को आप स्टार्ट करते हो स्मॉल लेटर से और उसके बाद एंड कर देते हो। दोनों वर्ड्स को सेपरेटली आप अंडरलाइन कर देते हो। दैट इज द क्राइटेरिया और द रूल ऑफ राइटिंग दिस। बट व्हेन टाइप्ड और प्रिंटेड तो इटैलिक्स में टाइप किया जाता है जो भी बोटानिकल नेम होता है। तो सबसे पहला ऑप्शन हमें दिया हुआ है मैग्नीफेरा इंडिका कार्लिन। तो ये ऑप्शन गलत क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कार्लिन पूरा लिखा है जबकि साइंटिस्ट का जो नेम होता है वो एब्रीविएटेड फॉर्म में होता है, एब्रीविएटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक, फिर आता है मैग्नीफेरा इंडिका लिन, हाँ बिल्कुल वैसा ही जैसा कि हमने यहाँ लिखा है। अब ये देखो ये जो लिखा हुआ है ये कैसे टाइप्ड है, क्योंकि ये प्रिंटेड है तो ये इटैलिक्स में प्रिंट किया हुआ है। उसके बाद मैग्नीफेरा इंडिका गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर खुद क्वेश्चन ने दिया हुआ है कार्लेस लिनस लिखा होना चाहिए, तो कार्ल लिन का एब्रीविएटेड फॉर्म यहाँ एब्सेंट है, इसलिए ये आंसर गलत। नेक्स्ट वाला ये जो आंसर है मैग्नीफेरा इंडिका, इसके गलत होने के दो रीजंस है, एक तो साइंटिस्ट का नाम नहीं है और दूसरा इंडिका में आई कैपिटल है और तीसरा ये इटैलिक्स में भी प्रिंटेड नहीं है, तो ये आंसर भी हमारा गलत। सही आंसर हमारा क्या होता है, मैग्नीफेरा इंडिका लिन। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप सब ने यही आंसर मार्क किया होगा। मूविंग ऑन टुवर्ड्स the next question. The word ending with AC indicates, जो वर्ड AC लगा होता है आखिरी में, AC से खत्म होता है, वो क्या इंडिकेट करता है? So whenever a word ends with AC तो वो होती है हमारी फैमिली। जैसे फॉर एग्जाम्पल है सोलनेसी, सोलनेसी, ठीक है, सोलनेसी फैमिली, या फिर फेबेसी फैमिली, फेबेसी फैमिली। तो जहां पर भी आखिरी में, जहां पर भी एंडिंग में एसी लगा होता है वो हमारे कौन से होते हैं, वो हमारी फैमिली होती है। सो द आंसर विल बी फैमिली। ना जेनरा है, ना ऑर्डर है, ना क्लास है, द करेक्ट आंसर इज द फैमिली। फैमिली का नाम AC से यूजुअली एंड होता है, तो वही हमारा आंसर है। आई होप यू माइट हैव गॉट द आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 सेज इफ टू प्लांट्स बिलोंग टू द सेम डिवीजन, दो प्लांट्स थे, दोनों का डिवीजन एक ही था, बट इन डिफरेंट ऑर्डर्स में बिलोंग टू द सेम। जब हम हायरार्की बोलते हैं तो हम लिखते हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, यही हमारा ऑर्डर होता है। अब इसमें से देखिए किंगडम छोड़ दो, हमें बोला गया है डिवीजन, तो डिवीजन वर्ड फाइलम की जगह यूज होता है डिवीजन फॉर प्लांट्स, और प्लांट्स की बात हो रही थी। इनका कहना है कि दो प्लांट्स सेम डिवीजन से बिलोंग करते हैं पर डिफरेंट ऑर्डर में आते हैं, तो फिर उनमें कौन सी चीज सेम रही होगी, तो फिर उनमें सेम जो रहा होगा वो होगी क्लास, क्योंकि ऑर्डर के बाद फैमिली भी चेंज हो जाएगी, जीनस भी चेंज हो जाएगा, स्पीशीज भी चेंज हो जाएगी। द ओनली थिंग दैट विल नॉट चेंज इज द क्लास, क्लास सेम रहेगी। ठीक, तो आंसर क्या होगा, ना जीनस हमारा आंसर है, ना फैमिली है, ना स्पीशीज है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्लास। इजी है, सिर्फ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी। एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू आप किसी चीज को कन्वीनियंट कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। इजीली दिखने वाले कैरेक्टर्स के बेसिस पर अगर आप किसी चीज को एक ग्रुप में रख देते हो तो वो पर्टिकुलर प्रोसेस क्या कहलाता है। देखो, हमने जब टैक्सोनॉमी पढ़ी तो हमने 4 प्रोसेसेस पढ़े। पहला हमने पढ़ा, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये, पहला हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स, यही पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन के बाद हमने पढ़ा था नॉमेनक्लेचर, और हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन। ये 4 क्राइटेरिया हमने पढ़े हुए हैं जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करना चाहते हैं टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग,
तो हमें कौन से फीचर्स का ध्यान रखना होता है? हमें ध्यान रखना होता है कैरेक्टरिस्टिक्स का, आइडेंटिफिकेशन का, नॉमेनक्लेचर का और क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक एक कैसा प्रोसेस है? कैरेक्टरिस्टिक कोई ऐसा प्रोसेस है जो फीचर्स बताता है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। आइडेंटिफिकेशन मतलब किसी चीज को पहचानना, एक्सक्लूसिव थिंग अबाउट एनी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज आइडेंटिफिकेशन, तो ये भी नहीं होगा। नॉमेनक्लेचर इज द प्रोसेस ऑफ नेमिंग द ऑर्गेनिज्म, तो ये भी नहीं होगा। तो ग्रुपिंग कहां पर होगी? जब ग्रुपिंग होगी इजीली ऑब्जर्वेबल, आसानी से दिखने वाले कुछ कन्वीनियंट फीचर्स को देखकर, तो वो हमारा होता है क्लासिफिकेशन। उसको हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। हमने क्लासिफाई कर दिया। अभी तो चलो हम एनिमल्स की या फिर प्लांट्स की या फिर कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। नॉर्मली भी अगर हम देखें, अगर मैं आपसे एक रूम जो कि मेस्ड अप है, गंदा पड़ा हुआ रूम है, उसको मैं बोलूँगी कि आप क्लीन करिए, तो आप सबसे पहले उसे क्लीन करने के लिए क्या करेंगे? आप चीज़ों को क्लासीफाई कर देंगे। कपड़े एक तरफ, बुक्स एक तरफ, टॉयज़ एक तरफ, खाने वाली एडिबल चीज़ें एक तरफ, आप ऐसे ही करके अरेंज करते हैं ना घर में भी। तो ये हमने क्या कर दिया? चीज़ों को क्लासीफाई कर दिया। जो ईजिली दिखने वाले कैरेक्टर्स थे उनके बेसिस पे, ये बुक है, बुक जैसी दिख रही है, बुक का स्ट्रक्चर सबको मालूम है, तो बुक शेल्फ में रखेंगे। ये क्लोथ्स हैं तो ये कबर्ड में रखेंगे। तो हमने क्या करा? हमने क्लासिफाई कर दिया। आसानी से दिखने वाले कैरेक्टर्स के हिसाब से जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो वो कहलाता है क्लासिफिकेशन। आंसर देखिए, क्या वो सिस्टमैटिक्स है, नॉमेनक्लेचर है, न्यू सिस्टमैटिक्स है? सो द आंसर दैट गोज इज द क्लासिफिकेशन एंड यू नो व्हाई। दिस इज अ प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर इसका क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैट्स एंड लायंस बिलोंग टू द फैमिली कॉल्ड। सबको पता है, जिन बच्चों ने बचपन में ज्यादा डिस्कवरी चैनल्स देखे होंगे उन्हें और भी अच्छे से पता होगा कि कैट्स होती हैं और एज वेल एज हमारे लायंस और कैट्स दोनों सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं। और यही रीज़न है, जब आप उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखोगे, जब आप इजीली उन्हें ऑब्जर्व करोगे, तो आपको कुछ फीचर्स बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। उनका फेस कट एक जैसा होता है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स कई सारे आपको एक जैसे दिखते हैं, बिकॉज दे बिलोंग टू दी सेम फैमिली। और फैमिली कहलाती है फेलिडे। फैमिली कहलाती है फेलिडे, राइट? आंसर देखिए, ऑप्शंस देखिए, कैनिडे कुछ नहीं, पैंथेरा नहीं, मैमेलिया भी नहीं, फेलिडे इज द करेक्ट आंसर एंड फॉर द ऑब्वियस रीजंस। क्योंकि इसका एक रीजन ये भी है कि जब हम बोलते हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, तो यहाँ तक के सारे फीचर्स कैसे हैं? ब्रॉडली एक दूसरे से मैच, मतलब बहुत कम एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। जैसे जैसे आप जीनस और स्पीशीज में जाते हो और ज़्यादा मैच होने लगते हैं कैरेक्टर्स। और फैमिली लायन की और कैट की सेम होती है, जो कहलाती है फेलिडे। इट इज कॉल्ड एज फेलिडे। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 सेज बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ जियोग्राफिकल रीजन रिप्रेजेंट। ये क्वेश्चन 2011 मेंस में पूछा गया था, सो इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? बायोडाइवर्सिटी ऑफ जियोग्राफिकल रीजन रिप्रेजेंट। तो जब हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, तो इसमें बायो का मतलब क्या होता है? इसमें बायो का मतलब होता है लाइफ। बायो का मतलब होता है लाइफ, यानी कि लिविंग बोल सकते हैं, लिविंग, ठीक है? और डाइवर्सिटी मतलब होता है वेरिएशन। तो किसी पर्टिकुलर रीजन की बायोडाइवर्सिटी होती है वहां रहने वाले लिविंग वेरिएशंस की। लिविंग वेरिएशंस मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक जगह में प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब वो ऑर्गेनिज्म कौन से हो सकते हैं? देखो, हो सकता है कि वो ऑर्गेनिज्म कौन रहा हो सकता है कि वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है कोई प्लांट हो सकता है कोई लार्ज एनिमल हो या बिगर एनिमल हो सकता है वहाँ पर कोई बर्ड भी प्रेजेंट हो सकता है कि वहाँ पर कोई काऊ भी प्रेजेंट हो। तो XYZ n नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तक को मिला लिया। अगर आप इस समय एक पर्टिकुलर रूम में बैठे हैं,
ठीक, आपको लग रहा है कि मैम मेरे अलावा इस रूम में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, आई एम द ओनली पर्सन सिटिंग ओवर हियर, यहाँ पर कोई डॉग नहीं है, कैट नहीं है, पेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर हाउ कैन आई से कि यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी तो हैं। तो जब हम एक रीजन के, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर प्रेजेंट सारे ऑर्गेनिजम्स को मिला लेते हैं, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज्म, सबको मिला लेते हैं, तो वो कहलाता है उस पर्टिकुलर एरिया की बायोडाइवर्सिटी। ऑप्शंस देखिए, जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रेजेंट इन डोमिनेंट स्पीशीज ऑफ द रीजन, यहाँ पर डोमिनेंट स्पीशीज का कोई रोल नहीं है, ये ऑप्शन गलत। स्पीशीज एंडेमिक टू द रीजन, एंडेमिक पेंडेमिक का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, हर स्पीशी वहां पर प्रेजेंट होने वाली बायोडाइवर्सिटी कहलाएगी। एंडेंजर्ड स्पीशीज फाउंड इन द रीजन, नो एंडेंजर्ड, नो एंडेमिक और नो पैंडेमिक। अचानक से दिखने वाली, बिल्कुल भी नहीं दिखने वाली, किसी पर्टिकुलर एरिया की स्पीशीज या फिर वो स्पीशीज जो खत्म होने वाली है, इससे कोई लेना देना नहीं है। एक जगह में कौन कौन सी स्पीशीज प्रेजेंट है, अलग अलग टाइप की अगर प्रेजेंट है तो वो बायोडाइवर्सिटी। सो द डाइवर्सिटी इन द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द रीजन, यस दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। डाइवर्सिटी यानी वेरिएशन इन द ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स कौन से वाले, लिविंग इन द रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी कहलाती है बायोडाइवर्सिटी। इजी क्वेश्चन है, 2011 में अगर आपने पेपर दिया होता तो +4 आपको यहाँ मिल गए होते, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 सेज पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल बिलोंग टू द ऑर्डर। पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल, ये कौन से ऑर्डर से बिलोंग करते हैं? तो इनका जो ऑर्डर होता है वो होता है पॉलीमोनियोल्स, ठीक है, या फिर सोलेनल्स, सोलेनल्स ऑर्डर भी बोला जाता है, ठीक। अब इसमें फंडा ये है कि सबसे पहले जो ऑर्डर जाना गया था पोटैटो, टोमेटो और ब्रिंजल को लेके, उसका नाम था पॉलीमोनियल, और इसी वजह से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। लेकिन अब सोलेनल्स नाम से एक नया ऑर्डर दे दिया गया है। सो द ऑप्शन सोलेनल और द ऑप्शन पॉलीमोनियोल्स इज द सेम, बस है चीज वही, ऑर्डर वही है, बस क्या चेंज हो गया है, नाम चेंज हो गया। पहले पॉलीमोनियोल्स कहलाता था, अब सोलेनल्स कहलाता है। सो हमारे पास दिए गए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, सोलेनम दिया है, सोलेनेसी फैमिली का नाम, आप देखो एसी मतलब फैमिली का नाम होता है, कॉन्वोल्वुलेसी भी फैमिली, पॉलीमोनियल इज दी पर्टिकुलर ऑर्डर जिससे हमारे टोमेटो, पोटैटो और ब्रिंजल आते हैं, ठीक। क्लियर हो गया यहाँ पे आंसर सबको? ओके, नाउ सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन, वील मूव ऑन टुवर्ड्स दी नेक्स्ट क्वेश्चन। विच नेमिंग सिस्टम इज practiced, which naming system is practiced by biologists all over the world? पूरी दुनिया में कौन सा नेमिंग क्राइटेरिया ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता है? ये क्वेश्चन मुझसे किसी स्टूडेंट ने भी पूछा था कमेंट सेक्शन में। देखो, आप जो भी क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछते हो, या तो मैं उसका वही आंसर देने की कोशिश करती हूँ, या मैं कोशिश करती हूँ कि उसे इंक्लूड किया जाए अगर वो इम्पोर्टेंट है। अगर इम्पोर्टेंट नहीं भी है तो मैं आपको वही आंसर दे दूंगी और क्लैरिफाई कर दूंगी। इंपॉर्टेंट है तो सबको पता होना चाहिए। किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि मैम आपने 3 तरीके के हमको क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर पढ़ाए हैं, एक है हमारा पॉलिनोमियल, दूसरा है ट्राइनोमियल, तीसरा है बाइनोमियल। इसमें से सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड यानी ऑल ओवर दी वर्ल्ड में जो एक्सेप्ट किया गया वो कौन सा नॉमेनक्लेचर है? तो वो नॉमेनक्लेचर है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, विच इंक्लूड्स द नेम ऑफ द जीनस एज वेल एज द स्पीशीज। सो इट इज the binomial nomenclature which includes binomial मतलब कि 2 names, और 2 नाम कौन कौन से हैं? 2 नाम में से एक है हमारा जीनस और दूसरी है हमारी स्पीशीज। तो ये दोनों चीजें अगर किसी नाम में मेंशन है, सो दैट इज कॉल्ड एज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, विच इज द मोस्ट एक्सेप्टेड वाइडली वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड टाइप ऑफ नॉमेनक्लेचर। सो द आंसर इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, यस ऑप्शन ए। आर्टिफिशियल नहीं, ट्राइवियल नहीं, ऑल ऑफ द अबव नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हक्सले इज द फादर ऑफ, सर हक्सले को क्या बोला जाता है? ही इज द फादर ऑफ न्यू सिस्टमैटिक्स।
ही इज द फादर ऑफ न्यू सिस्टमैटिक्स। साइंटिस्ट का नाम हमें याद करना ही पड़ेगा, वी डोंट हैव अ चॉइस फॉर इट। सो बेटर इज दैट यू मेक अ लिस्ट एंड यू try to remember, try to memorize the names. The more and more you revise, the more and more you see to it, the more and more you read, you will remember more appropriately. ठीक है, तो ऑप्शंस देखिए, न्यू सिस्टमैटिक्स, यस। आर्टिफिशियल सिस्टमैटिक्स कुछ नहीं पढ़ा हमने, एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स भी हमने नहीं पढ़ा है इसको लेकर, और नेचुरल सिस्टमैटिक्स भी नहीं पढ़ा। सो द आंसर विल बी न्यू सिस्टमैटिक्स। क्लियर? ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Which of the following is defining characteristic of living organism? एक living organism को define करने वाला, यानी उसे पूरी तरीके से बताने वाला कौन सा कैरेक्टर होता है, दिए गए ऑप्शंस में से हमें बताना है। तो हमारे पास क्या क्या बचता है? हमारे पास ऑप्शन में है ग्रोथ। तो ग्रोथ जो है वो तो इंटरनली भी हो सकती है, एक्सटर्नली भी हो सकती है। इंटरनली का मतलब हमारी बॉडी में जैसे नए सेल्स अंदर से बन के आते हैं, तो वो इंटरनल ग्रोथ। लेकिन अगर कहीं पे छोटे छोटे मिट्टी के कण को मिला करके कोई बड़ा पत्थर बन जाए, तो ग्रोथ तो वो भी है, ग्रोथ तो वो भी है। तो वो कैसी है? एक्सटर्नल ग्रोथ है। तो ग्रोथ दो टाइप की होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इंटरनल ग्रोथ देखी जाती है। तो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग क्राइटेरिया, वो तो कहीं पर भी हो सकती है, कैसे भी ग्रोथ हो सकती है ना। तो अगर आप स्टैक के ऊपर स्टैक रख दो तो वो भी ग्रोथ हो रही है, पत्थर के ऊपर पत्थर रख दो, बड़ा पत्थर बन रहा है, वो भी ग्रोथ हो रही है। एक चीज, एक पेपर के साथ दूसरा पेपर स्टिक कर दो, वो भी तो ग्रोथ है। आपके घर में अगर कोई फर्नीचर है, उस पर लगातार धूल मिट्टी जमा होती जा रही है, तो वो भी तो ग्रोथ है। तो ग्रोथ कोई डिफाइनिंग क्राइटेरिया नहीं होता, ऑल्दो इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो। नेक्स्ट इज एबिलिटी टू मेक साउंड। अगर मैं इस बोर्ड को और पेन को बैंग करूंगी तब भी तो साउंड आएगा ही आएगा। हमारे जितने भी क्लासिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्लासिकल नहीं तो सारे ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्या वो लिविंग है? नहीं। तो साउंड प्रोड्यूस करना लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। रिप्रोडक्शन जो है वो जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोड्यूस कर रहा है तो ही वो लिविंग हो सकता है। और लिविंग का डिफाइनिंग कैरेक्टर मतलब जो जिंदा रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। तो रिप्रोडक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर कोई भी इंसान, कोई भी एनिमल रिप्रोड्यूस ना करे तो भी तो वो लिविंग कहलाता है, जिंदा रहता है। तो ये भी ऑप्शन गलत। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। हमेशा अगर कोई इंसान है, कोई एनिमल है, कोई भी है और लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो अगर आप उसको स्टिमुलाई दोगे, यानी कि उसके एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंज लाओगे, तो उसकी बॉडी भी कुछ चेंज शो करेगी, यानी कॉन्शियसनेस शो करेगी, विच इज एन अटर डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सही आंसर क्या होता है? रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ये मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने आपको सबसे पहला लेक्चर दिया था हमारे लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर का, जहां मैंने बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स क्या होते हैं। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि कॉन्शियसनेस इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉन्शियसनेस क्या करता है? हमारी बॉडी से रिस्पॉन्ड लेकर आता है टू एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट, एंड एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट इज रेफर्ड टू एज द स्टिमुलाई। क्लियर? सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन डी। आई होप आपने सबने ये क्वेश्चंस इतने सही सॉल्व किए होंगे, किसी को इन क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं आया होगा। ये इजी क्वेश्चंस थे, जैसे जैसे चैप्टर होता जाएगा वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। ये बहुत बेसिक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है पूरी 11th क्लास की या 12th क्लास की मिलाकर के बायोलॉजी का, इसीलिए बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं। यू कैन नॉट ट्विस्ट इन दिस क्वेश्चन। तो आपको हमने इस पर्टिकुलर डीपीपी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, एनसीईआरटी बेस्ड भी किए, नॉर्मल क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए। तो अब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आना चालू होगा। हर बार डीपीपी को सॉल्व करिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। अगर आपके पूरे 10 में से 10 क्वेश्चन सही थे तो कंग्रेचुलेशंस, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अब आपको ये डीपीपी के सोल्यूशंस इजीली अवेलेबल कहाँ पर हो सकते हैं? बिल्कुल आसानी से सीक्वेंस में, वैसे तो यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, लेकिन आप विजिट कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट जो हमारी है, जिसका नाम है www.magnetbrains.com। आपको वो टाइप करना है, आपके सामने ऑफिशियल पेज ओपन होगा जहां लिखा होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। तो आपको जो कोर्स पढ़ना है आप उसे एक्सप्लोर कीजिए। आपको मिल जाएगा ऑप्शन में इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई, हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी जेईई एंड नीट। हमने नीट पे क्लिक किया। नीट पे आप जाएंगे तो आपको मेरे सब्जेक्ट और मेरी पिक्चर के साथ आइकन मिल जाएगा, वहां पर वॉच नाउ पर जाइए। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो एक पूरा पर्टिकुलर पेज ओपन होगा जहां पर पूरा डिस्क्रिप्शन है कि व्हाट इज मेंशन्ड इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। आपको यहाँ वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस लिखा हुआ मिलेगा, वहां पर जाकर आप चैप्टर के
वीडियोस देख सकते हैं टॉपिक वाइज, डीपीपी के सॉल्यूशंस भी वहीं मिलेंगे। तो ये आप यहाँ पर इस पर क्लिक करोगे तो वीडियो इस तरीके से आपके सामने प्ले हो जाएगा। सो इट इज़ द ईजी टू एक्सेस थिंग, राइट। आपको मेरा और आपका इंटरेक्शन बनाए रखने के लिए लाइक ज़रूर करना है टू स्टे कनेक्टेड विथ मी, क्योंकि हमें जो मंजिल पानी है वो बहुत बहुत मुश्किल ज़रूरी है, लेकिन हम कर लेंगे। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, अपने वर्चुअल ग्रुप वालों को भी बोल देना सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप डीपीपी मिल करके सॉल्व कर सकें इजीली। अच्छा हेल्दी कॉन्वर्सेशन आप अपने टॉपिक को लेकर कर सकें, और एज वेल एज आपका कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना हो, कोई अपडेट मिस ना हो, और लगातार कंसिस्टेंसी आपकी बनी रहे इस पूरी जर्नी में। नेक्स्ट है, शेयर कर दीजिएगा इसे अपने फ्रेंड सिबलिंग्स के साथ, बाकी बच्चे जो प्रिपेयर करना चाहते हैं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है 100% फ्री एजुकेशन for the NEET course, that too online. So it's an online education. Stay connected. I'll meet you again in the next session. तब तक के लिए thank you so much.